हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस एडवांस एक्सेल की इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3 है। और हमने पिछले वीडियो में एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया था। एक्सेल क्या है और एक्सेल जैसे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और एक्सेल के कुछ बेसिक एलिमेंट्स जैसे रो कॉलम एंड सेल क्या होती हैं, सेल एड्रेस क्या होता है, ये सब हम पूरा पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। और कुछ हमने बेसिक कैलकुलेशन भी की थी जहाँ पर हमने समझा कि हम एक्सेल में फॉर्मूले वगैरह कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज हम इस वीडियो में एक्सेल में बिल कैसे काटते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सेल के जरिए हम बिल कैसे बना सकते हैं, इस प्रोसेस को समझने वाले हैं। और इसमें जो भी फॉर्मूले एंड फंक्शन यूज होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का बिल बनाना हो, ठीक है, किसी भी डिज़ाइन का या इसमें कुछ अपनी तरफ से कम ज़्यादा चीज़ें करनी है तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। और इससे पहले हमें कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में जानना होगा, उसके बाद यहाँ पर हम बिल बनाने की प्रोसेस को समझेंगे। तो यहाँ पर हम फाइल में चलते हैं और एक न्यू ब्लैंक शीट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं और यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में सेल एड्रेस के बारे में समझ लिया था और रिलेटिव सेल एड्रेस क्या होता है ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहीं भी फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, जस्ट और जैसे एग्जांपल के लिए इज इक्वल टू 4 + 5 कर दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट हमारे पास क्या है, 9 है। और अगर हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर 45 लिखा है, 25 है, ठीक है, और यहाँ पर 32 है और इसको मल्टीप्लाई कराना है किसी के साथ, जैसे यहाँ पर 2, इसको 5 और इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, और रिजल्ट हमें यहाँ पर अगले कॉलम में चाहिए तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंपल इज इक्वल टू और 45 का एड्रेस क्या है, C3, मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहाँ पर D3 एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर आ चुका है। और इसे हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये रिलेटिव सेल एड्रेस चूंकि हमारा है तो यहाँ पर ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके जो एड्रेस होंगे वो चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे हम फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट, उसी हिसाब से इसके जो एड्रेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डीपली समझ चुके हैं। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। ठीक है, यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम नॉर्मली जेके लिखते हैं और इसे अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एक्सेल में तो ये सेम चीज़ कॉपी कर देता है, लेकिन इसमें हम सीक्वेंस बना सकते हैं। जैसे जस्ट यहाँ पर हमने टाइप किया ए और यहाँ पर हमने टाइप किया बी, और अगर हम दोनों को सेलेक्ट करके फिर अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तब क्या होगा समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ए और बी टाइप किया और इन दोनों को सेलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है, कॉर्नर से, जैसा कि हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सेम ए बी इस तरह से फिल कर देगा, सिर्फ ए नहीं। अगर हम यहाँ पर नॉर्मली ए ही लिखते हैं और इसी को ड्रैग करते हैं पकड़ के तो ये सिर्फ ए को लिखेगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम ए लिखते हैं और नीचे कोई भी चीज़ जैसे यहाँ पर एच लिख दिया और अगर दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके फिर उसके बाद अगर इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये उसी सीक्वेंस में AH लिख देगा। ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद इसमें एक दूसरा सीक्वेंस है, वो क्या है, जैसे यहाँ पर हमने टाइप किया 1 और अगर इस 1 को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये 1 ही कॉपी कर देगा। ठीक है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 टाइप करते हैं, ठीक है, और अगर 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट करके फिर अगर यहाँ पर हम ड्रैग करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये 1 2 लिख देगा जिस तरीके से ए बी लिख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम 1 2 को ड्रैग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से सीरियल नंबर या कुल मिलाकर के गिनती इस तरह से लिख देगा। अब ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है तो इसको समझ लेते हैं ताकि आप आगे किसी भी तरह का काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा 1 और 2 और जब हम दोनों को सेलेक्ट करके फिर उसके बाद हम ड्रैग करते हैं इस तरीके से तो एक्सेल क्या करता है कि ये चूंकि हमारे नंबर है तो नंबर में एक सीक्वेंस यानी एक पैटर्न ढूंढता है और इसको एक पैटर्न मिलता है। वो क्या मिलता है, यहाँ पर 1 के बाद क्या है, 2 है, और अगर हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो 1 और 2 दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का, यानी एक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1 से ये बढ़ रहा है अगली संख्या जो है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर इसे हम खींचेंगे तो 2 के बाद 3 आएगा क्योंकि जो लास्ट डिजिट हमारी क्या है वो है 2 और 2 के बाद यहाँ पर 1 ऐड होगा, ठीक है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बनाता है, समझ पा रहे हैं ना। अगर यहाँ पर हम लिखें 1 और यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया 5 और अगर 1 और 5 को यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का, तो यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी, 9 होगी और उसके बाद अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये 4 ऐड करता चला जाएगा। तो इस तरीके से जब हम नंबर के साथ में काम करते हैं एक्सेल में तो ये क्या करता है, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न बनाता है और उसी के हिसाब से काम करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप 1 2 लिखें और 1 2 लिखने के बाद आप हो सकता है सेलेक्ट ना करें। ठीक है, कई बार ये स्टूडेंट गलती कर देते हैं, लिखते वो 1 2 हैं लेकिन 1 को ही पकड़ करके ड्रैग कर देते हैं तो वो 1 ही लिख जाता है। ठीक है, तो फिर कहते हैं कि 1 2 नहीं लिख रहा, तो 1 2 लिखा है तो दोनों को सेलेक्ट करके फिर ड्रैग करना है तभी सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर आप अपना दिमाग लगाएं, अगर हम चाहें तो टेबल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 2 की टेबल लिखनी है तो 2 और 2 2 कितना होता है, 4, बस 2 ही चीज़ें लिखनी है और दोनों को पकड़
करके ड्रैग कर देना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 की टेबल जो है वो हमारी लिख जाएगी। सिंपल है, ठीक है, 2 4 6 8 और इस तरीके से। तो ये आप समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो 1 से लेकर के 20 तक की या कितनी भी टेबल, ठीक है, किसी भी नंबर की टेबल हम आराम से लिख पाएंगे। जैसे मान लेते हैं 1 से लेकर के 20 तक की टेबल यानी 20 तक की टेबल हमें फटाक से लिखनी है, तो हम कैसे लिख पाएंगे? तो सिंपल यहाँ पर हमने टाइप किया 1 और यहाँ पर टाइप किया 2 और इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2 की टेबल हो गई, ठीक है, और ये यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। बस यहाँ पर सिर्फ 4 नंबर हमें टाइप करने हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम कितनी भी टेबल लिख सकते हैं। कैसे? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कॉलम में ही करें, ठीक है, इसे हम रो वाइज भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हमने अब की बार चारों को सेलेक्ट किया, ध्यान देना, हमने चारों को सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ से इसको हमने रो में ड्रैग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम कॉलम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से ये भी 10 तक की टेबल हो गई। इसको हम थोड़ा जो माइनस करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 16 तक की टेबल हो गई, ठीक है। अभी पूरी नहीं लिखी है, इतना हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये कैसे काम कर रहा है इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कंट्रोल जेड करते हैं वापस से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1 2, अगर हम इन दोनों को ही पकड़ करके सिर्फ ड्रैग करते हैं तो क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। और अगर हम 2 4 को सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो आपको पता है कि इसका सीक्वेंस क्या बनेगा 2 4 6 8 10 इस तरीके से। लेकिन अगर हम चारों को पकड़ के खींचते हैं तो यहाँ पर ये रो वाइज चलेगा, ठीक है, मतलब दोनों का सीक्वेंस बना करके एक साथ चलेगा इस तरीके से। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया और अब इसे यहाँ पर हम पकड़ करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से लेकर के 15 तक की टेबल हमारी रेडी हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसमें कोई भी एरर नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। ये बताने का रीज़न हमारा यही था कि सीक्वेंस आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर यही काम अगर हम सोचे लो ए बी के साथ करते हैं तो ए बी को पकड़ के खींचेंगे तो ये सीक्वेंस नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे प्री डिफाइन है, जैसे अगर हम जनवरी लिखते हैं, यहाँ पर हमने जस्ट जनवरी लिखा, ठीक है, या अगर शॉर्ट में जैन लिख दिया तो शॉर्ट में जैन लिख करके अगर सिर्फ सिंगल जैन को ही पकड़ के खींचेंगे तो ये जनवरी फरवरी मार्च शॉर्ट में इस तरीके से लिख देगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर हम पूरा लिखते हैं, ठीक है, जैसे JANUARY पूरा जनवरी लिख दिया और सिर्फ जनवरी को लिख करके ही हमने ड्रैग किया तो यहाँ पर एक के बाद एक सारे मंथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें प्री डिफाइन है। संडे मंडे इसी तरीके से लिखना तो संडे, ठीक है, यहाँ पर संडे लिखा और संडे को यहाँ पर पकड़ के खींचेंगे तो संडे मंडे ट्यूसडे लिख जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप कोई और सीक्वेंस इसी में बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया जनवरी, ठीक है, और जनवरी के बाद सीधा यहाँ पर हमने लिख दिया मार्च, ठीक है, क्या लिख दिया मार्च। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर जनवरी और मार्च लिखा है और अगर इसे हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये जनवरी के बाद मार्च बीच में एक मंथ का गैप है तो मार्च के बाद अप्रैल ये गायब कर देगा, मई फिर जून गायब करेगा, जुलाई, ठीक है। ये सीक्वेंस बनाता है एक्सेल में, बात समझ आई। बाकी इसे जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप रो वाइज ही मतलब कॉलम में ही ड्रैग कर सकते हैं, आप इसे इस तरीके से भी ले जा सकते हैं। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई आ गया, बात समझ आई। अब यहाँ पर हमने सिर्फ जनवरी को यहाँ पर ड्रैग किया था इसलिए ये फरवरी मार्च पूरा आएगा और अगर जनवरी और मार्च दोनों को सेलेक्ट करके फिर अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये इसको लेकर के सीक्वेंस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें थी और इनकी आप जितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे सबको समझ में आ जाएगा, इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। बाकी यहाँ पर दूसरा और एक चीज़, अगर हम यहाँ पर जस्ट टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने टाइप कर दिया JK1, अब यहाँ पर आप सोचेंगे JK1, तो JK में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 1 भी है JK भी, यानी ये एक तरीके से स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है। तो अगर इसे हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर जो लास्ट वाला नंबर आपका है 1 2 3 ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, सिंगल में ही। अगर हम नॉर्मली 1 लिख करके, ध्यान देना, और इसे हम ट्रैक करते हैं तो ये 1 1 ही लिखेगा। लेकिन अगर इसको किसी कैरेक्टर के साथ में मिला करके जैसे A1 लिख दिया और A1 को सिंगल A1 को ही ड्रैग किया तो यहाँ पर A2 A3 A5 ऑटोमेटिक ये लिख जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर वही सेम चीज़ सीक्वेंस बनाते हैं तो A1 और A3 कर दिया और अगर दोनों को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर वही सीक्वेंस बनाएगा, 3 के बाद 5 7 9 11, क्लियर है। बाकी अगर इसको हम इस तरीके से करें जैसे 1A कर दिया, ठीक है, 1A, और अब अगर इसे हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप समझ ले, तो ये चीज़ें क्लियर हुई, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ और फॉर्मूले लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जस्ट कुछ नंबर टाइप किए, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने नंबर टाइप कर लिया जस्ट और ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं इसे हमें ऐड करना है तो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि हम किस तरीके से एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी जोड़ना घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। तो जस्ट हमने यहाँ पर लगाया इज इक्वल टू, और अगर इन सभी नंबर को हमें जोड़ना है तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर हम 2 का एड्रेस यानी सेल एड्रेस यूज करें D2 और फिर उसके बाद प्लस का साइन और फिर उसके बाद 5 का एड्रेस क्या है D3। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था क्लिक करके भी सेल एड्रेस यहाँ पर हम फॉर्मूला बार में ले सकते हैं और या फिर हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लस प्रेस किया, ठीक है, प्लस, और ये इस तरीके से प्लस प्लस करते हुए यहाँ पर हम क्लिक करते रहेंगे, प्लस दबाते रहेंगे, तो ये इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप सोच करके देखिए कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है,
अगर मान लेते हैं 1000 स्टूडेंट का डेटा है और वहाँ पर सबकी फ़ीस लिखी है या कोई ऐसा नंबर लिखा है जिसे हमें जोड़ना है, तो इस तरीके से अगर हम इज इक्वल टू प्लस लगा करके एक एक करके जोड़ते चलेंगे तो यहाँ पर काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेल में क्या होता है, इसके लिए हमें मिलते हैं फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना, हम फार्मूला एंड फंक्शन में डिफरेंस आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम फार्मूला एंड फंक्शन में डिफरेंस समझते हैं। फार्मूला एंड फंक्शन देखिए सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। क्या, एक्सेल में जब भी हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमारा स्टार्ट हो जाता है फार्मूला। ठीक है, हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है फार्मूला। अब इस फार्मूले में हम यहाँ पर अगर लिखते हैं, जैसे अगर हमें 2 और 5 को ऐड करना है तो 2 का एड्रेस क्या होगा D2, तो यहाँ पर हमने लगाया D2 और प्लस यहाँ पर 5 का एड्रेस क्या है D3, तो यहाँ पर हमने लगा दिया D3। तो ये हमारा एक बन गया बेसिक फार्मूला। ठीक है, और इस फार्मूले में यहाँ पर हम D2 प्लस D3 करा रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी करा सकते हैं, तो ये हो गया फार्मूला। अब फंक्शन क्या होते हैं, तो देखिए फंक्शन जो होता है ये फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बेसिकली फंक्शन का काम ये होता है कि वो फंक्शन जिस काम के लिए डिफाइन किया गया होगा पहले से एक्सेल में वो काम करेगा। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर हमें इन सभी नंबर को जोड़ना है तो एक तो तरीका ये था जो कि गलत है, मतलब इस तरीके से हम नहीं जोड़ते ही, इसमें काफ़ी समय लगेगा। दूसरा तरीका क्या है कि एक्सेल में हमें एक सम फंक्शन मिलता है। ध्यान रखना, सम क्या है, अब हमारा ये फंक्शन होता है, सम क्या है, फंक्शन है। तो सम फंक्शन को हम यूज़ करेंगे इन सभी नंबर को जोड़ने के लिए। अब इसका लगाने का तरीका क्या हम समझेंगे, जस्ट अभी आपको बता रहे हैं। तो अगर हम सम फंक्शन को अपने फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज इक्वल टू और हमारा सम फंक्शन पहले लगेगा, तो ये लग गया सम। और सम फंक्शन के अपने कुछ इसके आर्गूमेंट्स यानी रूल है, यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और ब्रैकेट के अंदर हमें डालना पड़ेगा कि हमें कौन सा नंबर जोड़ना है, यानी हमें D2 से स्टार्ट करना है और एक रेशियो का साइन लगेगा और कहाँ तक नंबर जोड़ना है, तो हमें जोड़ना है D11 तक। ठीक है, अभी इसे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आपको जस्ट अभी बता रहे हैं। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो इससे क्या होगा कि D2 से लेकर के और D11 तक के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे जुड़ जाएंगे। बात समझ आई? तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है सम फंक्शन। सम फंक्शन का काम क्या है, मल्टीपल नंबर्स को ऐड कर देना, जोड़ देना। अब यहाँ पर जब हम सम फंक्शन यूज किया हमने इज इक्वल टू लगा करके एक्सेल में, तो यहाँ पर ये बन गया फॉर्मूला। ये क्या बना, फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले में हमने सम फंक्शन का यूज किया है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन में यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा पूरा कहलाएगा फॉर्मूला ही, लेकिन इस फॉर्मूले में हमने क्या यूज किया है, सम फंक्शन का। ठीक है, ये क्या सम क्या होता है, फंक्शन होता है। इसी तरीके जैसे यहाँ पर ये 9 है, 4 है, ये क्या है, नंबर होते हैं। अगर हम ABCD लिखते हैं या कोई नेम लिखते हैं तो वो कैरेक्टर या स्ट्रिंग कहलाता है। इसी तरीके से ये नंबर होते हैं और सम हमारा क्या है, फंक्शन होता है। और जब यहाँ पर हम प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन लगाते हैं तो इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटर होते हैं। और ऑपरेटर का काम आपको पता ही है, प्लस का काम एडिशन करना। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है। तो ये बेसिकली क्या है, ऑपरेटर है। यहाँ पर आप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये प्लस माइनस क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटर होते हैं। और यहाँ पर सम हमारा क्या है, फंक्शन है। इज इक्वल टू जो लगाते हैं ना, ये भी हमारा ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो इज इक्वल टू लगाते हैं किसी भी फॉर्मूला से पहले, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देंगे। ये जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों को आपके लिए समझना जरूरी था। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर हम इन सभी नंबर को सम फॉर्मूला लगा करके जोड़ते हैं। ठीक है, यानी सम फंक्शन का यूज करते हैं और इसको जोड़ते हैं, देखते हैं सम फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमने जस्ट इज इक्वल टू और सम लगाया। ठीक है, सम यहाँ पर जैसे लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे फॉर्मूला इससे रिलेटेड जो है उसकी लिस्ट आ जाती है। अगर आपको हम दिखाएं कि यहाँ पर फॉर्मूला हम कैसे देख सकते हैं एक्सेल में, तो यहाँ पर एक्सेल में आपको फॉर्मूला पूरा मेनू बार मिलेगा। ठीक है, मेनू टैब मिलेगा। फॉर्मूलाज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग कैटेगरी के, ठीक है, यहाँ पर सम से रिलेटेड फंक्शन है जो रिसेंटली हम यूज करते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। फाइनेंशियल से रिलेटेड यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, लॉजिकल हो गए, टेक्स्ट से रिलेटेड हो गए, डेट एंड टाइम से रिलेटेड हो गए, और बाकी यहाँ पर मोर फंक्शन में जाएंगे तो ये पूरी लिस्ट आपको मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इनको हम समझेंगे एक एक करके। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे फॉर्मूले और एडवांस फॉर्मूले हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम सम को समझते हैं। तो जस्ट हमने लगाया इज इक्वल टू, यानी हमने अपना फॉर्मूला स्टार्ट किया और अपने फॉर्मूले में हम सम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब किसी भी फंक्शन को जब हम यूज करते हैं, ध्यान देना, कोई भी सम हो, सम इफ हो, या आगे हम जो भी फॉर्मूले यूज करेंगे, यानी जो भी फंक्शन यूज करेंगे, तो सभी फंक्शन का एक रूल होता है कि उस फंक्शन की जो वैल्यू होती है, यानी उसके जो एड्रेस होते हैं, मतलब बेसिकली उसको हम ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट अपना ओपन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ओपन किया और बीच में यहाँ पर हम रखेंगे जो भी हमें काम करना है। अब सम फंक्शन का रूल क्या होता है, बेसिकली ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। सम फंक्शन का रूल ये होता है, मतलब सम का काम क्या होता है, सम का काम होता है नंबर को जोड़ना, और यहाँ पर हमें ये बताना होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जोड़ना है, बस इतना ही बताना है। बीच में आपके चाहे हजारों नंबर हों, सभी को एक साथ छोटे से फॉर्मूले से आप जोड़ सकते हैं। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से। 2 का एड्रेस क्या है, देखिए D2
2, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। देखिए अगर प्लस लगा देते हैं और हम सोचे कि D2 और प्लस कर देते हैं, यहाँ पर 6 लिखा है 11 में, यानी इसका एड्रेस क्या है D11, तो D11 डाल दिया और ब्रैकेट, तो अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया है तो ब्रैकेट हमें लास्ट में क्लोज भी करना पड़ेगा। तो अगर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 8, जो कि मतलब सही है लेकिन गलत भी है। क्यों? क्योंकि हमने D2 प्लस D11 किया है और ये वैल्यू सम को मिली, सम ने क्या कर दिया, उसे ऐड करके डायरेक्टली इस सेल में असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर बीच की जो वैल्यू है वो ऐड नहीं कर रहा। बीच की वैल्यू अगर हमें ऐड करनी है तो इसके लिए यहाँ पर हमें लगाना होगा रेशियो, और ये बनता है रेंज एड्रेस, ठीक है। ध्यान देना, रेंज एड्रेस। रेंज एड्रेस क्या होता है? नॉर्मली अगर हम किसी सिंगल सेल एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर ये D2 क्या है, सिंगल सेल एड्रेस है। लेकिन जब हम रेंज एड्रेस की बात करते हैं, यानी कि हमें D2 से लेकर के और D11 तक कुछ काम करना है या इस पूरे एड्रेस को यहाँ पर हमें रेफरेंस देना है, तो उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पर अनुपात का साइन यानी रेशियो, और ये हमारा बनाता है रेंज एड्रेस। आप देखेंगे भी सेलेक्ट हो गया है पूरा यहाँ पर, तो D2:D11, क्लियर है, D2:D11, तो ये हमारा हो गया रेंज एड्रेस, ठीक है। अब ये रेंज एड्रेस कई ऐसे फॉर्मूले हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है, तो अब इतना ध्यान रखें कि अगर बीच में रेशियो का साइन लगा है तो यहाँ पर यानी कॉलम लगा है, तो ये D2 से D11 तक पूरा रेंज एड्रेस बनाएगा। और ये रेंज एड्रेस किसको मिल गया? सम को। सम ने अपना काम किया, क्या? सम का काम है जोड़ना, वो इसकी बीच की सारी वैल्यू जोड़ देगा, सिंपल है। तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे 56 है। अभी जैसे यहाँ पर हम 4 की जगह 5 कर दें तो यहाँ पर ये डायनेमिक होता है, ये फॉर्मूला जो हमारा क्या है, डायनेमिक है। अभी 56 है, लेकिन अगर 4 की जगह यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर दें, जस्ट यहाँ पर हमने 5 कर दिया, यानी एक तरीके से 1 बढ़ा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, 57। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 किया और एंटर बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे 57 आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, डायनेमिक, ठीक है। यहाँ पर आराम से इसमें हम कोई भी चेंजेस करेंगे और यहाँ पर आंसर में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर इसको हमने ऐड किया तो नीचे ही सम फार्मूला लगाएं, नहीं, यहाँ पर ये नंबर लिखे आप यहाँ पर चाहें तो = सम, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट हमने जस्ट ओपन किया और इसका एड्रेस क्या है, D2, और यहाँ पर लगाएंगे कॉलन, और लास्ट वाला क्या है, ये D11, ठीक है। हम क्लिक कर देंगे तब भी हमें एड्रेस वहाँ मिल जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो सम फंक्शन कैसे यूज करना है आपको समझ आया, ठीक है। इसको हमने डीपली बताया है क्योंकि हम आगे और भी फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन के कुछ बेसिक रूल होते हैं जो कि सभी फंक्शन के लिए होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो D2 से D11 तक है, वैसे तो ये रेंज एड्रेस है, लेकिन सम फंक्शन के लिए एक प्रकार का ये पैरामीटर होता है, ठीक है। जो हमारे फंक्शन होते हैं वो बेसिकली पैरामीटर पर काम करते हैं। तो D2 से D11 तक ये हमारा क्या है, पैरामीटर होता है, और ये पैरामीटर सम फंक्शन को पास हो रहा है और ये सम फंक्शन अपना काम कर रहा है अपने उसी पैरामीटर पर, ठीक है। एंटर करेंगे, आंसर आपको मिलेगा। तो सम फंक्शन कैसे यूज करना क्लियर हुआ। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और क्लियर करते हैं। फिर से यहाँ पर हमने लगाया = सम और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और अगर हम रेंज एड्रेस यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से डालना नहीं चाहते तो सिंपली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली पूरा रेंज एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पर = सम, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन किया और पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे पूरा एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉलन के साथ आ जाएगा। और लास्ट में अगर हम ब्रैकेट नहीं भी बंद करते हैं, ध्यान देना, लास्ट में अगर हम ब्रैकेट यहाँ पर नहीं भी बंद करेंगे और अगर ऐसे ही एंटर प्रेस कर देंगे तब भी यहाँ पर ये एक्सेल ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रैकेट बंद कर लेता है, ठीक है, क्लोज कर लेता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम ओपन नहीं करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर एरर मिलेगी, ठीक है। एरर का मतलब यहाँ पर जैसे हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया और अगर एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें वार्निंग दी जा रही है, और जब तक हम इसमें कुछ सुधार नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट को वापस से सही कर लिया, एंटर करेंगे तो आंसर मिल गया। और अगर जैसे इसमें हम कोई और गलती करते हैं, जैसे जस्ट हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पर जैसे हमने SUP कर दिया, अब SUP नाम का कोई फंक्शन ऐसा होता नहीं है, तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से हैश करके हमें एरर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एरर भी आती हैं, क्लियर हुई बात। चलिए, तो यहाँ पर हमने लगाया सम और एंटर करेंगे तो अभी देखिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सम फार्मूला कैसे यूज करना है पता चला। इसी तरीके से और भी फंक्शन होते हैं, कुछ 2-3 हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम बिल बनाने की प्रोसेस को समझते हैं, और आने वाले वीडियोस में तो हम एक एक करके काफ़ी सारे फॉर्मूले समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे भी हम देखना हो कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है, तो जस्ट इसी तरीके से = और यहाँ पर लगाएंगे मैक्स, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें भी रेंज एड्रेस पड़ता है, ठीक है। मैक्स फॉर्मूला हो गया यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो इसमें भी रेंज एड्रेस पड़ेगा। तो रेंज एड्रेस के लिए हमने ब्रैकेट ओपन किया, अगर हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे तब भी हमारा एड्रेस जो है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा, और एंटर करेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमें अलग देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर हमें इसमें मिनिमम जानना है तो उसके लिए होता है मिन, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में मिन। ब्रैकेट यहाँ पर ओपन किया और रेंज एड्रेस दिया और एंटर करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट लास्ट में नहीं भी बंद करेंगे, हमने आपको बता दिया ऑटोमेटिक बंद कर लेता है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। हमें सम करना है तो सम भी पता चल गया। तो ठीक है, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये 3 फंक्शन आपको क्लियर हुई है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
तो बाकी आने वाले वीडियोस में तो हम और एडवांस फार्मूला समझेंगे ही पूरा स्टेप बाय स्टेप। अभी जस्ट आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली फार्मूला एंड फंक्शन होता क्या है, लगाते कैसे हैं, ठीक है। रेंज एड्रेस क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है, ये सब आप समझ गए होंगे। अब वापस आते हैं और बात करते हैं कि अगर हमें इस तरीके से बिल काटना हो यानी बिल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं। वैसे तो ये प्रोसेस काफ़ी ईजी है, आप किसी भी डिज़ाइन का बिल बना सकते हैं। जैसे हमने इस तरीके से लिखा है यूपीसीआईएसएस सेल्स एंड सर्विस, आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर हमें बनाना है, इस बिल को बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन में आइटम है, यानी कि आपकी जिस टाइप की शॉप है, जिस तरह का बिल बनाना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वो आइटम नेम आ जाएंगे एक तरीके से। फिर उसके बाद क्वांटिटी, यानी कि वो आइटम कितने बेचे जा रहे हैं या कितने आप खरीद रहे हैं, ठीक है, कितने पर बिल बनाना है, तो ये क्वांटिटी पड़ गई। यहाँ पर प्राइस पड़ गया, रेट पड़ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो अमाउंट आप देख पा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, ठीक है, इतना हमने आपको पढ़ा ही दिया है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर क्वांटिटी को प्राइस के साथ में मल्टीप्लाई किया गया, सिंपल। यहाँ पर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे D13 इंटू E13, तो ये जो 3 लिखा है यानी क्वांटिटी है, ये कहाँ पर है, D13 में, और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया गया, E13 के साथ, सिंपल है। और यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे अमाउंट जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर इसे हम ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो कि हम समझ चुके हैं, तो ड्रैग करने पर क्या होता है कि ये सामने सामने रिलेटिव सेल एड्रेस होने की वजह से यहाँ पर ये सामने सामने पूरा मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हमें रिजल्ट इस तरीके से मिल जाता है। फिर यहाँ पर हमने जीएसटी कैलकुलेट कर ली। अब जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये हमारे आइटम तीनों कितने के पड़े, 7,500 रुपये के। अब 7,500 पर 18% की जीएसटी भी लगेगी, तो 18% जीएसटी हमें निकालनी है। तो अगर आप इसे कॉपी पर करते तो क्या करते, 7,500 को आप क्या करते, 18 से गुणा करते और 100 से भाग करते, यही काम तो करते। यही काम एक्सेल में किया गया है। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले को एडिट करें तो आप देखेंगे इज इक्वल टू F13 यानी जो हमारा 7,500 का अमाउंट है किसमें है, F13 वाले सेल में है, और मल्टीप्लाई कर दिया 18 के साथ और डिवाइड कर दिया 100 के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1,350 रुपये इस पर जीएसटी भी निकल गई। अब ये अमाउंट हुआ प्लस ये जीएसटी है, तो दोनों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर हम सम फार्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर अगर दो ही वैल्यू हैं तो हम जरूरी नहीं कि सम फार्मूला लगाएं, यानी सम फंक्शन लगाएं, हम प्लस ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको पता चल गए। तो फिलहाल यहाँ पर हमने सम लगा दिया, नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या है कि ये सामने सामने की वैल्यू यहाँ पर ऐड होके आ गई। फिर इसको हमने इस तरीके से ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पर ये सामने सामने का पूरा जीएसटी के साथ में अमाउंट यहाँ पर टोटल आ चुका है। फिर लास्ट में यहाँ पर हमने क्या किया, सब टोटल निकाल लिया। तो ये जो सब टोटल आया है ये विदाउट जीएसटी है, यानी कि इसको जोड़ा गया। ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम इसको एडिट करें तो आप देखेंगे सम फार्मूला लगाया गया और इस अमाउंट को यहाँ पर जोड़ लिया गया है, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा टोटल अमाउंट बिना जीएसटी के साथ में दिखाना था, तो ये दिखा दिया। फिर उसके बाद इसमें हमने अलग अलग जीएसटी भी दिखा दी, ठीक है। बिलिंग में ये थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है। तो ये 9% और ये 9%, तो इसमें 9% कैसे निकालना, जैसे वहाँ पर हमने 18% निकाला था, बस इसमें अमाउंट की जो जगह है वो बदल जाएगी। यहाँ पर जब हमने 18% निकाला था तो तब हमें यहाँ पर 7,500 रुपये पर निकालना था, तो हमने एड्रेस दिया था F13। लेकिन इस बार जो 9% हमें जीएसटी कैलकुलेट करनी है वो इस वाले सब टोटल वाले अमाउंट पे कैलकुलेट करनी है, तो हमने E25, यानी इसका एड्रेस क्या है E25, तो ये E25 और मल्टीप्लिकेशन बाई 9 डिवाइडेड बाई 100, सिंपल है। और इसी तरीके से सेम यहाँ पर E25, ठीक है। मतलब इन दोनों के लिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी सब टोटल होगा वो यही अमाउंट होगा। तो आप देखेंगे इसमें भी E25 है और इसमें भी सेम E25 ही है, ठीक है। और ये हो गया। लास्ट में यहाँ पर हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, क्योंकि ये टोटल विदाउट जीएसटी अमाउंट है और ये जीएसटी के साथ में है, तो यहाँ पर सम फार्मूला लगा के तीनों को ऐड कर दिया। बन गया हमारा यहाँ पर बिलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब अगर यहाँ पर पार्टी की डिटेल हो गई, जिसका बिल बन रहा है जिसके नाम का, यहाँ पर उसकी डिटेल हो गई, ये शॉप ऑनर की डिटेल हो गई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बैंक डिटेल हो गई शॉप ऑनर की, सिग्नेचर वगैरह। आप इसे आराम से प्रिंट कर पाएंगे या इसकी PDF निकाल सकते हैं। प्रिंटिंग की सेटिंग वगैरह क्या है हम सब समझेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको जस्ट बेसिक बता रहे हैं ताकि जब बिल बनाना स्टार्ट करें तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएँ, ठीक है, और साथ में रिवीजन भी आपका हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर अब हम फटाफट आपको ये बिल बना करके दिखाते हैं, क्योंकि इसकी जो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपको हमने समझा दी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है न्यू ब्लैंक वर्कबुक और यहाँ पर हम बिल बनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं, वो क्या है। देखिए, इसमें जो हमारे पास आपको पता ही है कि इसमें 16,384 कॉलम है और बहुत सारी रो हैं। तो इसमें हम ये कैसे पता करेंगे कि हम यहाँ पर अगर कोई डेटा लिखते हैं, यानी टाइप करते हैं, या यहाँ पर टाइप करते हैं, तो क्या ये दोनों ही चीज़ें एक ही पेज पे टाइप होंगी। यानी इसमें पेज हम कैसे पता करें कि प्रिंटिंग के बाद क्या कैसे प्रिंट होगा, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे अगर हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पर हमने जस्ट टाइप किया, और अगर फाइल में जाकर के इसको हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पर हमने प्रिंट पे क्लिक किया, तो ऐसे प्रिंट नहीं होगा। पहले यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो हमने लिखा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर
इसमें एक्सेल में जो आपको ये कॉलम और रो में लाइनें दिखाई दे रही हैं ना हल्की हल्की, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, ठीक है। तो ये जो ग्रिड लाइन होती हैं बेसिकली ये सिर्फ एक्सेल में सीट पर होती हैं, बाकी ये प्रिंट नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट नहीं होती। हम चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन होता है, ठीक है, हम बताएंगे आपको, लेकिन नॉर्मली ये जो है वो प्रिंट नहीं होती। तो यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे, फाइल में चलते हैं और प्रिंट में वापस चलते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू में आप देखेंगे तो इसमें लाइनें आपको दिखाई नहीं दे रही। तो ये जो चीज़ें हमने टाइप की हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें अभी सिंगल पेज है। यहाँ पर आप देखेंगे पेज जो है वो 1/1 दिखा रहा है, इसका मतलब अभी सिर्फ हमने वर्कबुक में एक ही पेज में लिखा है। अगर वापस चलते हैं और हम थोड़ा और नीचे ज़्यादा जाते हैं और यहाँ पर जैसे हमने टाइप कर दिया, ठीक है, यहाँ पर टाइप कर दिया, और अब अगर हम फाइल में चल के वापस से प्रिंट में चलते हैं तो आप देखेंगे पेज 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पेज हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये पहला पेज था, ये दूसरा पेज है जो कि ब्लैंक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा तीसरा पेज है, ठीक है। अब ये कैसे काम कर रहा है तो हम इसे भी समझते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है कि ये जो हमने टाइप किया है ना ये हमारा 3rd पेज है, ठीक है, और ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं तो आप देखेंगे ये बीच में ये हमारा दूसरा पेज है और ये हमारा यहाँ पर पहला पेज है। अब पता कैसे चला, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रिंट एरिया की लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। वैसे तो ये ग्रिड लाइन है लेकिन ये डॉटेड डॉटेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये तो ये बनाता है पेज, ठीक है। इसको हम थोड़ा जूम माइनस करते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा जूम माइनस कर दिया है, तो आप देखेंगे ये हमारा पहला पेज है, यहाँ पर ये हमारा दूसरा पेज है और ये हमारा तीसरा पेज है, ठीक है, इसके नीचे तीसरा पेज है। और इसमें भी एक रूल होता है, जैसे यहाँ पर हमने टाइप किया है तो ये पहला बन गया, ये हमारा दूसरा बन गया और ये तीसरा पेज बन गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप कर दें, ध्यान देना, ठीक है, ये हम हालांकि जब हम पेज सेटअप की वीडियो समझेंगे तो उसमें देखेंगे इसको एक बार। तो ये हमारा पहला पेज, देखिए हर महीने में ये हमारा पहला पेज रहने ही वाला है, लेकिन दूसरा पेज ये माना जाएगा या दूसरा पेज ये माना जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर टाइपिंग की और यहाँ पर टाइपिंग की और कहीं पर टाइप नहीं किया है, ठीक है, ध्यान देना, तो इस सिचुएशन में आपका पहला पेज ये होगा और दूसरा पेज ये होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर टाइपिंग की, यहाँ पर की और यहाँ पर की और यहाँ पर भी किए, यहाँ पर भी किए, यहाँ पर भी किए, तो इस कंडीशन में आपका पहला पेज ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी आप सेटिंग चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, हम समझेंगे। तो ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के इतना आपको पता चल गया कि ये आपका पहला पेज है। अगर बिल वगैरह बनाना है तो सारा मैटर आपको इसी के अंदर रखना पड़ेगा। वापस आते हैं और इसको हम जूम प्लस करते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड लाइन आती भी नहीं है, ध्यान देना, मतलब जो प्रिंट एरिया की लाइन होती है डॉटेड वाली, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, हो सकता है आप में ना आ रही हूँ। लेकिन जैसे ही आप पेज लेआउट में पेज सेटअप से रिलेटेड कोई ऑप्शन छेड़ते हैं, यानी इसमें कोई काम करते हैं, या फाइल में जाकर के प्रिंट में या प्रिंट प्रीव्यू इसका आप देखते हैं, कुल मिलाकर के यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको ये लाइनें दिख जाएंगी। जैसे अभी हम फाइल में चलते हैं और एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट एरिया की जो लाइनें हैं वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, ग्रिड लाइन है, प्रिंट एरिया की लाइन नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम फाइल में जाके प्रिंट में इसका प्रीव्यू देखते हैं, हालांकि भी कुछ टाइप नहीं किया तो यहाँ पर शो हो रहा है प्रिंट प्रीव्यू में नथिंग। वापस आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रिंट एरिया की लाइनें शो होने लगी ऑटोमेटिकली। समझ आई बात, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ क्लियर हो गई। तो इसको हम क्लोज करते हैं। हमारी यही ब्लैंक वर्कबुक है, इसको कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। तो सारी सीट जो है वो हमारी ब्लैंक हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सेल में बिल बनाने से पहले हमें जिन बेसिक चीज़ों के बारे में जानना था उन्हें हमने डीपली समझ लिया है, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लिया है। और बाकी यहाँ पर बिल बनाने की जो प्रोसेस है वो अब आपके लिए ईजी हो जाएगी। हालांकि बिल बनाना हम इस वीडियो में नहीं देख रहे क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम जस्ट इसके बाद अगली वीडियो जो हमारी होगी लेक्चर नंबर 4, उसमें डायरेक्टली आपको बिल बनाने की प्रोसेस और बिल को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, बिल बनाने के लिए कैसे पेज सेट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम सेपरेट अगली वीडियो में जस्ट समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।